चलिए, इसी प्रविष्टि के श्रेणी में लाभ हानि के बाद पूंजी खाता बनता है और चालू खाता बनता है। अगर मान लीजिए पूंजी खाता और चालू खाता बनाने से पहले अवितरित लाभ संचय अवितरित लाभ संचय ऐसा चिट्ठे में दिया हुआ है, तो इसको हमको साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाना है। कहाँ ले जाना है इसको? चिट्ठे में दिए हुए अवितरित लाभ या संचय को कहाँ ले जाएंगे हम? साझेदारों के पूंजी खाते में। तो इसके लिए प्रविष्टि हो जाएगा अवितरित लाभ विकलन संचय विकलन टू साझेदारों का पूंजी खाता। ध्यान रखोगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो चिट्ठे में दिया रहेगा अवितरित लाभ संचय चिट्ठे में। तो जब भी चिट्ठे में अवितरित लाभ या संचय रहेगा तो समझ जाना है तुमको पूंजी खाते के समाकलन में ले जाना है। कहाँ ले जाना है? पूंजी खाते के समाकलन में ले जाना है। तो इसके लिए प्रविष्टि होगा अवितरित लाभ विकलन संचय विकलन टू साझेदारों का पूंजी खाता। नरेशन दे देंगे पूंजी खाते में हस्तांतरित। नरेशन क्या दे देंगे इसको अपन? पूंजी खाते में हस्तांतरित। ठीक। फिर इसके बाद अगर मान लो चिट्ठे में अवितरित हानि देगा, चिट्ठे में अगर बोलता है अवितरित हानि है तो ये भी जो है पूंजी खाते में जाएगा। तो ऐसी दशा में इसके लिए प्रविष्टि हो जाएगा साझेदारों का पूंजी खाता विकलन टू लाभ हानि। क्या प्रविष्टि हो जाएगा? साझेदारों का पूंजी खाता विकलन साझेदारों का पूंजी खाता विकलन टू लाभ हानि। और नरेशन दे देंगे अपन हानि की दशा में साझेदारों का पूंजी खाता विकलन टू लाभ हानि। और नरेशन दे देंगे हानि का हस्तांतरण किया गया। आई बात समझ में आता? तो इस प्रकार से पूंजी खाता बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है, चिट्ठे में अगर संचय दिया है अवितरित लाभ दिया है तो पूंजी खाते के समाकलन में जाएगा, और हानि दिया है तो पूंजी खाते के विकलन में जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद देखोगे हेडिंग दोगे चालू खाता बंद करना। क्वेश्चन में अगर चालू खाते का शेष दिया है और पूंजी खाते का भी शेष दिया है तो सबसे पहले हमारा चालू खाता बनेगा और उसके बाद पूंजी खाता बनेगा। तो जब चालू खाता बंद करने के लिए हम पूरे सभी व्यवहारों का एंट्री कर लेंगे और बंद करेंगे, वहाँ पर बंद करने का मतलब शेष निकालना। तो चालू खाते का डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है। तो हेडिंग दोगे चालू खाता बंद करना और उसके अंतर्गत लिखोगे पहला नंबर डेबिट शेष होने पर। डेबिट शेष होने पर डेबिट शेष का मतलब क्या होता है? डेबिट शेष का मतलब क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तो फिर से एक बार सुन लो, 11वीं में पढ़ चुके हैं। विकलन का योग अधिक और समाकलन का योग कम होने पर विकलन के योग में से समाकलन को घटाने पर जो शेष निकलता है उसे डेबिट शेष कहते हैं। तो डेबिट शेष का मतलब समझ में आ गया? विकलन का योग अधिक और समाकलन का योग कम होने पर
जो शेष निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट शेष। तो पहला नंबर लिखोगे, डेबिट शेष होने पर डेबिट शेष होने पर यानी विकलन का योग अधिक है, समाकलन साइड हमको ले जाना है, तो इस खाते को बंद करने के लिए क्या प्रविष्टि होगा, तो साझेदारों का पूंजी खाता विकलन तो साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का पूंजी खाता विकलन टू साझेदारों का चालू खाता, और नरेशन दे देंगे वहां पर डेबिट शेष का हस्तांतरण कर देंगे, नरेशन डेबिट शेष का हस्तांतरण। और इस प्रकार से जो हम शेष ले जाया गया लिखते थे वहाँ पर शेष ले जाया गया ना लिखकर साझेदार का पूंजी खाता लिखकर उसको बंद कर देंगे। यही बस में शेष ले जाया गया ना लिखकर पूंजी खाता लिखकर क्या करेंगे, वहाँ पर उसको अंतर की राशि को लिखकर उस खाते को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा नंबर, क्रेडिट शेष होने पर जब क्रेडिट शेष होगा, क्रेडिट शेष का मतलब समाकलन का योग अधिक और विकलन का योग कम। समाकलन में से विकलन को घटाने पर जो अंतर की राशि आएगी, समाकलन में से विकलन को घटाने पर जो अंतर की राशि आएगी वो कहलाएगा हमारा क्रेडिट शेष। और क्रेडिट शेष की दशा में जब चालू खाता बंद किया जाएगा तो प्रविष्टि हो जाएगा यहाँ पर साझेदारों का चालू खाता विकलन तो साझेदारों का पूंजी खाता। इसे ध्यान दोगे, डेबिट शेष होने पर समझ में आ गया, विकलन का योग अधिक समाकलन का योग कम, मतलब समाकलन साइड हमको शेष लेकर जाना है, समाकलन साइड लेकर जाना है और चालू खाता बंद कर रहे हैं तो दिमाग में रखना है हमेशा कि चालू खाता क्या हो जाएगा, समाकलन तो साझेदारों का पूंजी खाता विकलन टू साझेदारों का चालू खाता। नरेशन रहेगा डेबिट शेष का हस्तांतरण। ठीक उसी प्रकार से क्रेडिट शेष होने पर क्रेडिट शेष का मतलब समाकलन का योग अधिक विकलन का योग कम, तो समाकलन में से विकलन को घटाने पर जो अंतर की राशि आएगी उसे हमें विकलन पक्ष में ले जाना है, तो विकलन साइड यानी चालू खाता क्या हो जाएगा, हमारा विकलन हो जाएगा। तो चालू खाता विकलन टू साझेदारों का पूंजी खाता। इस प्रकार से हमारा ये चालू खाता बंद हो जाएगा। चालू खाता बंद करने के बाद अब फिर अगला खाता होता है हमारा पूंजी खाता, और उसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको बंद करना पड़ता है। बिना बंद किए आगे रोकड़ निकलेगा नहीं, और रोकड़ निकलेगा नहीं तो हमारा रोकड़ खाता भी नहीं बनेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, चालू खाता बंद करने के बाद अगला नंबर लिखोगे पूंजी खाता बंद करना। अगला नंबर क्या लिखोगे, पूंजी खाता बंद करना। जब पूंजी खाता बंद करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ दो शेष होगा, एक डेबिट शेष और दूसरा क्रेडिट शेष। एक डेबिट शेष और दूसरा क्रेडिट शेष। अब डेबिट शेष का मतलब आपको समझ में आ चुका है। डेबिट शेष का मतलब आपको समझ में आ चुका है। डेबिट शेष का मतलब विकलन का योग अधिक और समाकलन का योग कम। विकलन के योग में से समाकलन को घटाने पर
जो अंतर की राशि निकलेगी वह कहलाएगा हमारा डेबिट शेष। और ऐसी दशा में डेबिट शेष में जो अंतर की राशि निकलेगी उसको बंद करने के लिए जब प्रविष्टि करेंगे अपन रोकड़ खाता विकलन टू साझेदारों का पूंजी खाता। जब भी यहाँ पर कौन सा शेष, डेबिट शेष। डेबिट शेष का मतलब विकलन का योग अधिक समाकलन का योग कम। तो विकलन में से समाकलन को घटाने पर जो अंतर की राशि आई उसको कहाँ ले जाएंगे हम, समाकलन साइड ले जाएंगे। तो उसके लिए प्रविष्टि हो जाएगा हमारा यहाँ पर रोकड़ खाता विकलन टू साझेदारों का पूंजी खाता, और नरेशन देंगे पूंजी की कमी लाई गई। या कमी की राशि लाई गई या पूंजी की कमी लाई गई, ऐसा लिखकर नरेशन देकर ये खाता बंद हो जाएगा। ये तो हुआ डेबिट शेष। इसी में फिर निकलेगा हमारा क्रेडिट शेष। तो दूसरा नंबर लिखोगे क्रेडिट शेष होने पर क्रेडिट शेष होने पर, क्रेडिट शेष का मतलब समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आ गया है ना। क्या है क्रेडिट शेष, जब पूंजी खाते के समाकलन का योग अधिक और विकलन का योग कम होता है तो समाकलन के योग में से विकलन के योग को घटाने पर जो अंतर की राशि आती है उसी को बोलते हैं अपन क्रेडिट शेष। क्या बोलते हैं उसी को, क्रेडिट शेष। तो ऐसी दशा में जब प्रविष्टि करेंगे अपन तो क्या एंट्री हो जाएगा, क्रेडिट शेष होने पर प्रविष्टि हो गया साझेदारों का पूंजी खाता विकलन टू रोकड़ खाता। क्या लिखेंगे प्रविष्टि, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन टू रोकड़ खाता, और नरेशन देंगे आदि के ले जाया गया। इस प्रकार से जब अपन चालू खाता बंद करेंगे तो साझेदारों का पूंजी खाता लिखकर बंद करेंगे, शेष ले जाया गया की जगह पे क्या लिखेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। और जब पूंजी खाता बंद करेंगे तो अंतर की जो राशि आएगी उसको निकाल कर रोकड़ खाता लिखकर इस खाते को बंद करेंगे। रोकड़ खाता लिखकर इस खाते को बंद करेंगे। इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। आगे बस में इसके बाद कुछ छूटी हुई संपत्ति दिया रहता है नीचे समाजन में कि छूटा हुआ भवन था जिसके विक्रय से 500 रुपये मिला, तो भवन का वसूली है मतलब वसूली खाता जब बनाएंगे तो उसके समाकलन पक्ष में चला जाएगा रोकड़ विकलन टू वसूली, संपत्ति से मिल रहा है। इसी प्रकार से कुछ छूटे हुए दायित्वों का भुगतान किया गया, ऐसा बोलेगा समायोजन में दायित्व का भुगतान हो रहा है मतलब विकलन में चला जाएगा। विकलन में जाने के लिए क्या प्रविष्टि होगा, वसूली विकलन टू रोकड़। क्या होगा, वसूली विकलन टू रोकड़। तो इस प्रकार से छूटे हुए संपत्ति या छूटे हुए अगर दायित्व दिया रहेगा तो उसका समायोजन करके दायित्व के संबंध में है तो विकलन में आएगा, सीधा डायरेक्ट भुगतान कर देना। दायित्व है वसूली विकलन टू रोकड़, या कोई साझेदार लेगा तो वसूली विकलन टू साझेदार का पूंजी खाता। कोई छूटी हुई संपत्ति से अगर वसूल होता है तो उसको सीधा समाकलन में लिखना वसूली खाते के, और उसके लिए क्या प्रविष्टि होगा, रोकड़ विकलन टू वसूली। और कोई साझेदार अगर उस संपत्ति को ले लेता है तो साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू वसूली। ये इतना एंट्री आपका तैयार रहना चाहिए। ये एंट्री तैयार रहेगा, इसके बाद कैसे प्रविष्टि करेंगे और कैसा अपन खाता बनाएंगे इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा।
फिलहाल तो ये एंट्री आपका पूरा कंटिन्यू तैयार होना चाहिए। वसूली खाता बंद करने से लेकर पूंजी खाता बंद करने तक ये एंट्री तैयार रहेगा, तभी आपका वसूली खाता बनेगा। आगे बात समझ में सभी को? ठीक।